हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आरबीएसई ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी का आरबीएसई ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आपकी फिजिक्स की क्लासेस आपकी डिमांड पे स्टार्ट हो चुकी है। कॉन्टिन्यूसली वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं और सीक्वेंस में सारे वीडियो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बेसिक टू एडवांस लेवल तक वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। किसी को भी कोई भी वीडियो देखना है तो हमारी आरबीएसई ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाके आप वीडियो देख लीजिए। और अगर आपको किसी भी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। जैसे कि लगातार वीडियो चल ही रहे हैं, चैप्टर चल रहा है हमारा गति का नियम। आज हम पढ़ने वाले हैं आवेग, इम्पल्स। एक बहुत ही छोटा सा प्यारा टॉपिक है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। लोगों को बहुत सारी दिक्कत होती है, पर आज इस वीडियो को देखने के बाद पूरा वादा है कि आपको आवेग से संबंधित कोई भी समस्याएं नहीं आएगी। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, तरीका देखेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, टॉपिक क्या कहता है, क्या समझाना चाहता है, सारी चीजों को डिटेल में देखेंगे और चीजों को सीखेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं आवेग। देखो, आवेग क्या होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं इम्पल्स। क्या बोलते हैं? इम्पल्स। इसको कुछ लोग जे से दिखाते हैं, कुछ लोग किससे दिखाते हैं? आई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? आई से दिखाते हैं। देखो, बेसिकली आवेग क्या होता है? आवेग बेसिकली है किसी वस्तु पर बल लगने पर जो झटका लगता है, बल लगने पर झटका, जो आपको झटका जब लगता है ना, किसी भी चीज के बल के कारण जो झटका लगता है ना, वो आवेग है। जैसे मान लो आप अपनी छत से कूदे, आप अपनी छत से नीचे की ओर कूदे। जब आप नीचे पर कूदोगे सरफेस पर, तो आपको क्या लगेगा? एक झटका लगेगा, एक झटका लगेगा। यानी कि उस बल के कारण आप पर एक झटका आया। वो झटका ही क्या है? आवेग है। वो झटका ही क्या है? आवेग है। जैसे एक बल्लेबाज है, वो फास्ट बॉलर की गेंद को हिट करता है। जब जोर से हिट करता है तो आपको क्या लगता है? आपके बल्ले पे क्या लगता है? एक झटका लगता है। आपके बल्ले पे क्या लगता है? एक झटका लगता है। वो झटका ही क्या है? वो झटका ही क्या है? आवेग है। क्या है? आवेग है। इसका मतलब मैं आवेग को क्या बोल सकता हूं? आवेग क्या है? एक बल द्वारा उत्पन्न प्रभाव है। बल द्वारा उत्पन्न प्रभाव है। क्या है? एक बल द्वारा उत्पन्न प्रभाव है। बल द्वारा उत्पन्न प्रभाव कह सकता हूं मैं इसको। अब ये प्रभाव कैसे उत्पन्न होता है? देखो, यानी कि अगर अगर किसी वस्तु पर अगर किसी वस्तु पर अगर किसी वस्तु पर बल किसी वस्तु पर बल कौन सा? बड़ा बल, एक लार्ज अमाउंट का फोर्स, लार्ज अमाउंट मतलब बहुत बड़ा बल, लार्ज अमाउंट का फोर्स छोटे से समय अंतराल के लिए। कितने समय अंतराल के लिए? छोटे से समय अंतराल के लिए, छोटे से समय अंतराल के लिए कार्य करता है। छोटे से समय अंतराल के लिए कार्य करता है। क्या करता है? कार्य करता है। तो उस वस्तु में आवेग आता है। तो उस वस्तु पर आवेग उत्पन्न होता है, उस वस्तु पर आवेग आरोपित होता है, उस वस्तु पर आवेग उत्पन्न होता है या आवेग आरोपित होता है, या आप कह सकते हो आवेग उत्पन्न होता है। इसका मतलब आपने क्या देखा कि जो आवेग है वो बल द्वारा उत्पन्न प्रभाव है। लेकिन अगर किसी वस्तु पर आपने बल लगाया, अगर उस बल का परिमाण बहुत ज्यादा है और वो छोटे से समय अंतराल के लिए लग रहा है, बल का परिमाण अगर बहुत ज्यादा है, बल का अगर परिमाण बहुत ज्यादा है और वो छोटे से समय अंतराल के लिए लग रहा है, जैसे आपने दीवार पर एक जोर से मुक्का मारा, तो आपने बहुत बड़ा बल लगाया, बहुत बड़ा आपने बल लगाया, लेकिन उस बल का जो अंतराल था, आपके और दीवार के बीच में जो अंतराल था, समय अंतराल, वो क्या था? बहुत ही कम था। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने छोटे से समय अंतराल के लिए बहुत बड़ा बल लगा दिया। जब किसी वस्तु पर छोटे से समय अंतराल के लिए बहुत बड़ा बल लगाया जाता है तो वस्तु पर आवेग उत्पन्न होता है, क्योंकि उस दौरान होता क्या है? उस दौरान वस्तु के संवेग में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। उस दौरान वस्तु के संवेग में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? एक बड़ा परिवर्तन। उस छोटे से समय अंतराल में
वस्तु में एक बड़ा परिवर्तन यानी कि मैं कह सकता हूं फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम, अंग्रेजी में बोलूं फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम, यानी कि संवेग में एक बड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलता है। एक बड़ा परिवर्तन क्या मिलता है, देखने को मिलता है, बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है, बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो उसी के कारण क्या होता है, वस्तु पर आवेग उत्पन्न होता है। मूलभूत से ये समझिए, अगर कहीं पर भी आपको झटका लगता है तो वहां पर आवेग उत्पन्न हुआ है। जहां पर भी आपको अगर झटका महसूस होता है तो वहां पर आवेग हुआ है। अब ये मत सोचिएगा कि सर बिजली का झटका, मैं वो बात नहीं कर रहा। जैसे आपने किसी बल्लेबाज गेंद को आप जब कैच करते हो, कोई बल्लेबाज गेंद को शॉट मारता है और उस गेंद को आप कैच करते हो, तो कई बार क्या होता है, अचानक से झटका लगता है या नहीं लगता। अचानक से बॉल को कैच करते हो तो क्या करते हो, एक झटका लगता है या नहीं लगता है। वो झटका जो है वही क्या है, आवेग है। वो आवेग क्या है, अगर बहुत बड़ा फोर्स, बहुत बड़ा बल एक बहुत छोटे से समय अंतराल के लिए अगर लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। ठीक है ना। अब एक्चुअली में होता क्या है कि जो आवेग क्या है, आवेग एक्चुअली में क्या है, आवेग होता है बल गुणा समय अंतराल, यानी बल और समय के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। क्योंकि ना तो छोटे से समय अंतराल के लिए बल और समय को दोनों की गणना एक साथ नहीं की जा सकती। छोटे से समय अंतराल के लिए बल और समय दोनों को एक साथ अपन गणना नहीं कर सकते। जैसे मान लो आपने एक कील के ऊपर एक हथौड़ी मारी, तो जोर से आपने हथौड़ी मारी और समय अंतराल कितना था, बहुत छोटा था। उस छोटे से समय अंतराल के लिए आप बल की गणना नहीं कर सकते। उस छोटे से समय अंतराल के लिए अपन बल की गणना नहीं कर सकते। अतः उस बल के प्रभाव को दिखाने के लिए एक राशि यूज करी जिसका नाम है आवेग। अगर आवेग से हम उस चीज को समझा सकते हैं। और आवेग क्या होता है, बल तथा समय का गुणनफल क्या कहलाता है, बल तथा समय का जो गुणनफल होता है, बल तथा समय का गुणनफल क्या कहलाता है, आवेग कहलाता। ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। तो आवेग क्या हुआ, बल और समय का गुणनफल। क्योंकि छोटे से समय अंतराल के लिए बल की गणना करना बहुत मुश्किल काम है, तो इन दोनों का जो गुणनफल है वही क्या होता है, आवेग कहलाता है। ठीक है। तो इसका मतलब अगर मान लो मैं कहता हूं आवेग को हमने परिभाषित किया, उदाहरण भी आप लिख सकते हो। उदाहरण जैसा बता चुका हूं कि जब एक कील पर एक हथौड़ा मारा जाता है तो उस पर लगने वाला बल का परिमाण तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जो समय अंतराल क्या होता है उसका, बहुत छोटा होता है। तो उस समय वहां पे क्या देखने को मिलते हैं, झटके। और झटके का मतलब वहां पर क्या है, आवेग है। क्या है, आवेग है। ठीक है। तो देखो आवेग को हमने परिभाषित किया, I इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, ये होता है आवेग। अगर मान लो मैं कहता हूं कि किसी वस्तु पर एफ बल आपने आरोपित किया, किसी वस्तु पर क्या किया आपने, एफ बल आरोपित किया, और समय अंतराल t1 से t2 के लिए, तो उस पर आरोपित इंपल्स आवेग कितना होगा, एफ इंटू T2 माइनस T1 भी लिखा जा सकता है। और जो कि संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। जो कि किसके बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन। परिभाषा में बोल चुका हूं कि इससे वस्तु के अंदर संवेग में परिवर्तन आता है, जो कि संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, जिसको लिखते हैं डेल्टा पी। क्या लिखते हैं, डेल्टा पी लिखते हैं। यानी कि जब आपको वस्तु पर आरोपित बल निकालना हो, आवेग दे रखा हो, समय दे रखा हो, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कीजिएगा और क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा। अगर मान लो समय अंतराल बहुत छोटा है, अगर समय अंतराल बहुत छोटा है और
तो भी हम निकाल सकते हैं। पहली स्थिति में ये देखिए, अगर बल नियत है, अगर बल नियत है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला निकालिए। अगर बल नियत है, क्या लिखा मैंने, अगर बल नियत है, बल नियत है, अगर बल नियत है तो सिंपल सा आप लगाइए आई बराबर एफ इंटू T2 माइनस T1। बल नियत है तो ये लगाइए। और बल परिवर्तनशील है तब आवेग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो हम अगर बल परिवर्तनशील है, अगर बल परिवर्तनशील है, बल परिवर्तनशील है, बल परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है, और अगर आपको आवेग निकालना है तो छोटे से समय के लिए जो आवेग भी कैसा होगा, छोटा सा होगा, इसको लिखेंगे d इंटू टी, क्योंकि समय अंतराल छोटा है, बल परिवर्तनशील है, समय अंतराल छोटा है, तो डी आई बराबर क्या लिखेंगे, एफ डी टी, और आई बराबर यहां से क्या बन के आएगा, एफ डेल्टा एफ डी टी, T1 से T2 लिख सकते हैं, यहां पर T1 से T2 लिखेंगे और इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम निकाल सकते हैं। अगर बल नियत है तो ग्राफ कैसा बनेगा, बल नियत है तो F ये रहा और T ये रहा, ये रहा। बल नियत है तो T बराबर यहाँ पे मान लो 0 से T बराबर T है, कोई भी समय अंतराल है, तो उस समय ये वाला ग्राफ बनेगा। और जब बल परिवर्तनशील है, जब बल परिवर्तनशील है, बल का मान लगातार परिवर्तनशील है, तो उस समय F और T के बीच का जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनता है, कुछ इस तरीके से बनता है। मान लो ये T बराबर कुछ है, T बराबर T1 है और T बराबर T है, कुछ भी है, तो देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो समय के साथ क्या हो रहा है, बल परिवर्तनशील हो रहा है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो समय के साथ क्या हो रहा है, बल हर बिंदु पे क्या है, परिवर्तनशील है। लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो समय के साथ बल क्या है, नियत है। तो जब बल नियत हो तो डायरेक्ट F इंटू T2 माइनस T1 लगाइए। और जब बल परिवर्तनशील है और जब भी कोई चीज परिवर्तन होता है तो समाकलन का चिन्ह लगाकर क्वेश्चन को हल कीजिए। समाकलन का चिन्ह लगाकर क्वेश्चन को हल करना है। DI बराबर FDT, छोटे से समय अंतराल के लिए, छोटे से समय अंतराल के लिए बल को एक बार नियत माना, और यहाँ पे FDT बराबर DI, क्योंकि छोटे से समय अंतराल में आवेग में जो परिवर्तन होगा वो कैसा लिखा जाएगा, छोटा सा लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, छोटा सा लिखा जाता है। एकदम इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। अगर बल परिवर्तनशील है तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए, बल नियत है तो ये वाला लगाइए। और हम जानते हैं कि ये किसमें परिवर्तन के बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या याद रखनी है, यहाँ पे याद रखनी है कि जो आवेग है वो क्या है, एक सदिश राशि है। ध्यान रखिएगा, आवेग कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि है। और इसको कुछ लोग जे से दिखाते हैं, कुछ लोग इसको जे से दिखाते हैं, और कुछ लोग इसको आई से भी दिखाते हैं, आई से भी दिखाते हैं। जे और आई दोनों से ही दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, इसकी इकाई है। इकाई क्या होती है आवेग की, आवेग की इकाई होती है किलोग्राम गुणा मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम गुणा मीटर पर सेकेंड, ये इसकी इकाई होती है, ठीक है। अब आवेग क्या है, आवेग बेसिकली अगर हम ध्यान दें तो मैंने क्या बोला, आवेग है F इंटू टी। जब क्वेश्चन में F और T दे रखा होगा तो I बराबर FT लीजिएगा। लेकिन मैंने ये बोला था कि जब किसी वस्तु पर छोटे से समय अंतराल के लिए बल लगाया जाता है तो उस वस्तु में आवेग होता है और उसके संवेग में क्या आता है, परिवर्तन आता है। इसका मतलब आवेग कहीं ना कहीं संवेग में परिवर्तन के बराबर भी होता है, आवेग कहीं ना कहीं संवेग में परिवर्तन के बराबर भी होता है। तो देखिए क्या पढ़ते हैं, आवेग अगर संवेग में परिवर्तन के बराबर है तो यहां से हम पढ़ते हैं आवेग संवेग प्रमेय, आवेग संवेग प्रमेय, आवेग संवेग प्रमेय एकदम आसान है। आवेग संवेग प्रमेय, हमें पता है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसके संवेग में क्या होता है, संवेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। संवेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है, यानी कि संवेग में परिवर्तन के दर लगाए गए बल के समानुपाती है या बल के बराबर है, ठीक है। तो यहां से हमने क्या किया, अगर ध्यान से देखें तो F एक्सटर्नल इंटू dt इज इक्वल टू क्या लिख दिया, dp। अगर ध्यान से देखो, याद करो, अभी अगली स्लाइड में हमने पढ़ा था कि जो F इंटू dt होता है वो किसके बराबर होता है, di के बराबर होता है। di क्या है, संवेग में di क्या है, आवेग, di क्या है, छोटा सा आवेग, ठीक है ना। di क्या है, छोटा सा आवेग। तो इसको हम अगर लिखें तो I बराबर dp,
आई बराबर क्या निकल के आ गया, ध्यान से देखो तो डीपी। डीपी क्या है, संवेग में परिवर्तन। डीपी क्या है, संवेग में परिवर्तन। और संवेग में परिवर्तन को आप क्या लिख सकते हो, एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, या आप ये लिख सकते हो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी इनिशियल भी लिख सकते हो। संवेग में परिवर्तन, देखो इसका मतलब क्या है, आवेग किसके बराबर है, संवेग में परिवर्तन के बराबर है। आवेग क्या है, संवेग में परिवर्तन के बराबर है। डीपी का मतलब संवेग में परिवर्तन। संवेग का में परिवर्तन का मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। और इसको और अच्छे से लिखें तो अगर वस्तु का अंतिम वेग v है, वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर, ऐसा लिख सकते हो। तो फाइनली इस थ्योरम को क्या बोलते हैं, आवेग संवेग प्रमेय, क्योंकि किसी वस्तु का आवेग उसमें संवेग के परिवर्तन के बराबर होता है। तो आवेग संवेग क्या प्रमेय क्या कहती है, किसी वस्तु पर लगने वाला आवेग, 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 आवेग किसी वस्तु पर लगने वाला आवेग संवेग में परिवर्तन के, संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। किसी वस्तु पर लगने वाला आवेग संवेग में परिवर्तन के, संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। किसी वस्तु पर लगने वाला आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है या संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। तो यहां से ये वाली बात भी याद रखना है। यानी कि जब क्वेश्चन के अंदर बल का जिक्र किया गया हो, समय का जिक्र किया गया हो और आवेग का मान पूछा गया, तो आई बराबर एफ इंटू टी का मान रखिएगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन में संवेग का जिक्र किया हो और आवेग के बारे में पूछे, तो आपको आवेग और संवेग प्रमेय का उपयोग करना है। आवेग और संवेग प्रमेय का उपयोग करना है। कैसे करना है अभी मैं सारी चीजें क्वेश्चन से लेके सिखा दूंगा, लेकिन जो बात कह रहा हूं वह ध्यान रखिएगा। तो हमने ये बोला किसी वस्तु पर लगने वाला आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। इसी प्रमेय को मैं आवेग संवेग प्रमेय कहते हैं। इसी प्रमेय को हम लोग क्या कहते हैं, आवेग संवेग प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेग संवेग प्रमेय कहते हैं। आवेग संवेग क्या कहते हैं, प्रमेय कहते हैं। ठीक है, आवेग संवेग प्रमेय कहते हैं। क्लियर है एकदम। एक बात और इंपॉर्टेंट बात, हमने क्या देखा, आई बराबर एफ इंटू टी। आई बराबर हमने क्या देखा, एफ इंटू टी या एफ इंटू डी टी, जो भी हमने देखा। तो ये चीज क्या बताती है, अगर मान लो आपके पास कोई ग्राफ है, अगर कोई ग्राफ दे रखा है, सुनना मेरी बात, अगर आपने कोई ग्राफ बना रखा है एफ और टी के मध्य, एफ और टी के मध्य मान लो कोई ग्राफ बनाया है, एफ और टी के मध्य कोई ग्राफ बनाया है, तो हमेशा याद रखिएगा, आपने एफ और टी के मध्य कोई आरेख बनाया है, तो हमेशा याद रखिएगा कि एफ और टी के मध्य जो भी आरेख बनाया है, अगर आप उसका क्षेत्रफल निकालते हो, उसका क्या निकालते हो, उसका जो क्षेत्रफल निकालते हो, क्या निकालते हो, उसका क्षेत्रफल, वो किसको दिखाता है, वो दिखाता है एफ और टी का क्षेत्रफल किसको दिखाएगा, आवेग को दिखाएगा, आवेग को दिखाएगा। तो कई बार आवेग को दर्शाएगा, आवेग को दर्शाएगा, आवेग को दर्शाएगा। और आप जानते हो कि आवेग बराबर क्या होता है, संवेग में परिवर्तन। आवेग बराबर क्या होता है, संवेग में परिवर्तन। इसका मतलब एफटी ग्राफ की सहायता से, एफटी ग्राफ की सहायता से आवेग निकाल सकते हो और आवेग की सहायता से आप संवेग में परिवर्तन को निकाल सकते हो। तो मेरी कही भी बात याद रखिएगा। पहला यदि क्वेश्चन में एफ दे रखा है, टी दे रखा है, आवेग पूछा है, तो आई बराबर एफ इंटू टी लगाइएगा। यदि क्वेश्चन में वेग के बारे में बात की रखी है या संवेग के बारे में बात की रखी है, आवेग निकालने बोला है, तो आई बराबर संवेग में परिवर्तन वाला सूत्र लगाइएगा, संवेग में परिवर्तन का सूत्र लगाइएगा। और कई बार आपके सामने एफ और टी के मध्य ग्राफ दे रखा होगा, एफ और टी के मध्य ग्राफ दे रखा होगा, तो आपको आवेग पूछेगा, तो आपको क्या करना है, एफ और टी के मध्य जो भी आवेग जो भी क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल की गणना करनी है, वो किसके बराबर होगा, आवेग। और वो आवेग किसके बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन के। ये मेरी कही हुई बातें याद रख लीजिए। अभी मैं 3 से 4 क्वेश्चन लूंगा और चुटकियों में आपके सारे डाउट्स को सॉल्व कर दूंगा, वादा है मेरा। बने रहिए मेरे साथ। बोलिए कोई भी दिक्कत है किसी को? उम्मीद करता हूं कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे पहले एक बात और कह देता हूं कि देखो, आवेग का जो इसका जो अनुप्रयोग है, आप इसके अनुप्रयोग की बात करते हैं, तो आपने अगर महसूस किया हो,
आपने अगर महसूस किया हो कि जब भी कोई क्रिकेटर होता है वो आवेग से बचने के लिए क्या करता है भाई, उसको पता है कि क्रिकेटर ने बॉल को बहुत तेज मारा है, उस बहुत तेज अगर बॉल आ रही तो उस पास बल बहुत ज्यादा होगा, और अगर उस बल को झटके से रोकोगे तो आपको झटका लगेगा या नहीं लगेगा, आपके हाथों में झटका लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा सर। तो उस प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उस प्रभाव को कम करने के लिए क्रिकेटर क्या करता है, अपने हाथों को कहां ले जाता है, पीछे की तरफ। ऐसा क्यों करता है, ऐसा करने से समय अंतराल का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। भाई उसके हाथ में गेंद आई, अगर अचानक से यहीं रोक लेता तो समय अंतराल कम हो जाता, लेकिन वो समय अंतराल को बढ़ाता है। समय अंतराल जितना बढ़ेगा देखना उतना ही बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि I बराबर F इंटू टी, और अगर मैं कहता हूं I नियत है, मान लो I नियत है, तो मैं क्या कह सकता हूं, F व्युत्क्रमानुपाती टी, अगर I का मान नियत है तो F व्युत्क्रमानुपाती टी। अगर मान लो आपने ये क्या है, संपर्क समय आपने बढ़ा लिया, संपर्क समय क्या कर लिया आपने, बढ़ा दिया, टी बढ़ा लिया। टी बढ़ाओगे तो आप पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। भाई जब आपके हाथ में बॉल आई, आप अपने हाथ को पीछे की तरफ ले गए तो क्या हुआ, टी का मान धीरे धीरे आपने बढ़ाया। जितना ज्यादा टी का मान बढ़ेगा, यानी कि संपर्क समय का मान जितना ज्यादा बढ़ेगा, बल का मान उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। संपर्क समय का मान जितना ज्यादा बढ़ेगा, लगने वाले बल का मान उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आपको चोट नहीं लगेगी। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे मान लो किसी छत से आप सीमेंटेड फ्लोर पे कूदे, जैसे ही आप कूदते हो सीमेंटेड फ्लोर पर, तो आपकी और सीमेंटेड फ्लोर के जो मध्य संपर्क बल होता है उसका मान बहुत ज्यादा होता है, और समय क्या होता है, कम होता है। समय कम होने से लगने वाले बल का मान क्या होता है, ज्यादा होता है, और आपको चोट ज्यादा लगती है। वही आप रुई के गद्दे पे कूदते हो या स्पंज के गद्दे पे कूदते हो तो आपको चोट नहीं लगती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप स्पंज वाले गद्दे पे कूदते हो तो आपका पैर काफी नीचे तक जाता है, इसका मतलब संपर्क समय धीरे धीरे बढ़ता है, और संपर्क समय जितना बढ़ता है, जैसे आप उस गद्दे पे कूदते हो तो संपर्क समय का मान क्या होता है, बढ़ता है, जिससे बल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और आपको चोट क्या लगती है, कम लगती है। लेकिन अगर आप सीमेंट के फ्लोर पे कूदोगे तो संपर्क समय का मान क्या होगा, बहुत कम होगा, और लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, और आपको क्या लगेगी, चोट लगेगी। क्या लगेगी, चोट लगेगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, तो ये कही हुई बातें आपको इतनी याद रखनी है। अगर इतनी बातें याद रखते हो तो इन आवेग के से संबंधित समस्याओं को करना कैसे, वो मैं आपको चुटकियों में सिखा दूंगा। बस इतनी बातें याद रखनी है, और आवेग आपकी मुट्ठी में होगा। आवेग कहां होगा, आपकी मुट्ठी में होगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है क्वेश्चंस को। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 1 बाय 1 क्वेश्चन को सीखते हैं कि कैसे करना है। कहीं भी बातें याद रखनी है। आइए, पहला क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज गेंद को 12 मीटर सेकेंड की प्रारंभिक गति को बदले बिना सीधे गेंदबाज की दिशा में वापस हिट करता है। यदि गेंद का द्रव्यमान 0.15 किलोग्राम है तो गेंद पर आरोपित किए गए आवेग को निर्धारित करो। क्या निकालना है, गेंद पर आरोपित किए गए आवेग को। अब गेंद पर आरोपित आवेग किसने लगाया होगा, सिंपल सी बात है कि जो बैट्समैन है उसने बैट से क्या किया होगा, गेंद को मारा होगा। अब गेंद को झटका किसने दिया, बैट्समैन ने दिया। तो आपको आवेग का मान निकालना है। तो देखो आपको क्या दे रखा है, वेग दे रखा है, प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है, 12 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब मान लो गेंद इधर आ रही है, 12 मीटर प्रति सेकेंड से प्रारंभिक गति को बदले बिना सीधे गेंदबाज की दिशा में वापस हिट करता है। अब ये जो गेंदबाज है, ये जो बैट्समैन है, ये वापस इसी दिशा में, बॉलर की दिशा में, जिसने बॉल को फेंका है उसकी गति की दिशा में वेग को बिना परिवर्तित किए, ये यहां से ध्यान रखना कि सीधे गेंदबाज की दिशा में वापस हिट करता है प्रारंभिक गति को, मतलब वेग को बिना परिवर्तित किए। मतलब पहले भी वेग 12 था और बाद में भी वेग कितना हो गया, 12 हो गया, लेकिन 12 कर दिया। ठीक है, और वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 0.15 केजी। तो आपको बोला आवेग निकालो। मैंने क्या बोला, अगर बल और समय की बात की जाए तो I बराबर कौन सा बल लगाना है, आवेग निकालने के लिए F इंटू टी लगाना है। लेकिन यहां F तो दिया नहीं,
टी नहीं दिया, यहां तो द्रव्यमान और वेग दिया है। जब द्रव्यमान और वेग दिया रहे तो अभी मैं सिखा के आया आई बराबर डेल्टा पी, आई बराबर डेल्टा पी, आवेग संवेग प्रमेय। डेल्टा पी क्या होता है? संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। सदिश राशि है, कैसी राशि है? सदिश राशि है, ध्यान रखिएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? आई बराबर एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल। बोलो हाँ या ना? क्या बोला? एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल। जरा ध्यान से देखना क्वेश्चन को। एम अगर कॉमन ले लो तो यहां बचेगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी इनिशियल क्या था? वी इनिशियल यानी कि ये, और वी फाइनल क्या है? ये क्या है? गेंद को इधर फेंका, ये वाली दिशा कौन सी है? आई कैप, आई कैप, और वापस गेंद इस दिशा में आई तो ये वाली गेंद की दिशा कौन सी हो गई? माइनस आई कैप। बोलो हाँ या ना? जिस दिशा में से बॉलर ने फेंका उसी दिशा में वापस आ गई, यानी कि अगर एक प्लस का आई है तो दूसरा माइनस का आई होगा। सदिश में आपने पढ़ रखा है? पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है? सर पढ़ रखा है हमने। नहीं पढ़ रखा है तो हमारे वीडियो अवेलेबल है सदिश राशियों की, उस सदिश वाले वीडियो को जाके देखो और वापस वहां से सीख के आओ। फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। एम दे रखा है आपको 0.15, ओके सर दे रखा है। वी फाइनल, अब देखो वी फाइनल कितना लिखोगे सर? माइनस का 12 है, माइनस वी इनिशियल प्लस का 12 है, प्लस का 12 है, ये लो लिख दिया। तो आई बराबर कितना बना? 0.15 इंटू माइनस का 24, गुणा करेंगे उत्तर निकाल लेंगे। आई बराबर माइनस 0.15 इंटू 24, ठीक है। अब गुणा कर लीजिए इसको, कितना आंसर आ रहा है एक बार देख लेते जल्दी से। तो 15 इंटू 24 बटा 100, माइनस तो आएगा ही आएगा सर, माइनस तो आएगा सर, माइनस आएगा। तो आइए कैसे करेंगे? 5 तिये 15 है और ये बनेगा 20 और 4 पंचे 20, 4 छक 24, 18 बट्टा 5 यानी कि 5 तिये 15, 5 छक 30 और ये माइनस का 3.6 न्यूटन इंटू सेकेंड आप बोल सकते हो, या इसकी 1 मिनट और होती है किलोग्राम गुणा मीटर पर सेकेंड, दोनों यूनिट बोल सकते हो। और माइनस चिन्ह क्या दिखाता है? माइनस चिन्ह ये दिखाता है कि बल्लेबाज ने गेंद को इतना आवेग दिया है, बल्लेबाज ने गेंद को इतना आवेग दिया है, जिस दिशा में गेंद आई है उसके विपरीत दिशा में, जिस दिशा में गेंद आई है उसके विपरीत दिशा में। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? एकदम आसान है। F इंटू टी कब लगाता? जब बल के बारे में बात करता, बल के बारे में बात नहीं की इसने, तो M और V के बारे में बात की, और जब M और V के बारे में बात की तो मैंने क्या सिखाया था? I इक्वल टू डेल्टा पी लगाओ, यानी कि संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन जिसको आवेग संवेग प्रमेय हमने बोला था। एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल, वी फाइनल और वी इनिशियल सदिश राशि है, याद रखो सदिश राशि है, सदिश राशि है, दिशा का उपयोग करना बहुत जरूरी है, सदिश राशि है, दिशा का उपयोग करना बहुत जरूरी है। बताओ क्वेश्चन को हलवा बना दिया या नहीं बना दिया? जो बात कही है बस ध्यान रखना है, ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे होगा नहीं, चाहे जेई का हो, चाहे नीट का हो, चाहे एनसीईआरटी का हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपसे तुरंत चुटकियों में हो जाएगा। बस आपको क्या करना है? इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखना है, कहीं पर भी प्रॉब्लम हो कमेंट करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आइए आइए अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन, देखिए ये रहा। क्या है इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो तो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो क्या है? इस बार देखो क्या दे रखा है? 15 मीटर प्रति सेकंड वेग से गतिमान 150 ग्राम द्रव्यमान की क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में विराम देता है, ठीक है। खिलाड़ी द्वारा लगाए गए आवेग और औसत बल की गणना करें। इस बार देखो आवेग और औसत बल दोनों की गणना करनी है, यानी कि F का मान भी निकालना है और I का मान भी निकालना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए कि मान लो आपने एक बॉल फेंकी, एक क्रिकेटर ने या एक बैट्समैन एक बॉल को शॉट मारा तो जो फील्डर है वो बॉल को कैच करेगा, और बॉल को कैच करेगा तो कुछ समय बाद बॉल क्या आ जाएगी? उसके हाथ में आके रुक जाएगी। उस दौरान कितना समय लगा उस बॉल को रोकने में? उसको कितना समय लगा? जल्दी से देखो तो कितना समय लगा? जल्दी से देखो तो 0.05 सेकेंड लगा, ठीक है। यानी कि आपको वेग दे रखा है 15 मीटर पर सेकेंड का वेग दे रखा है,
ठीक है। प्रारंभिक वेग दे रखा है, प्रारंभिक वेग u दे रखा है आपको, क्या दे रखा है आपने, u दे रखा है। u कितना दे रखा है आपको, u दे रखा है 15 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखना फिर से, अंतिम वेग क्या हो जाएगा, जब आपके हाथ में गेंद आई और आपने कुछ समय बाद गेंद को कैच कर लिया तो गेंद क्या हो गई, रुक गई। रुकी तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही सर, 0 मीटर पर सेकेंड होगा। लेकिन इसके वेग को 0 करने में समय कितना लगा, समय कितना लगा, 0.05 सेकेंड। और वस्तु का द्रव्यमान कितना है, वस्तु का द्रव्यमान कितना है, एक बार बोलेंगे, 150 ग्राम। यानी कि इसको मैं अच्छे से लिखूं तो 150 इंटू 10 की घात -3 किलोग्राम। बोलो हाँ ना भाई, 150 ग्राम को किलोग्राम में बदल दिया, ठीक है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो खिलाड़ी द्वारा लगाए गए आवेग और औसत बल को निकालो। आवेग निकालना है, जरा सोचना, आवेग निकालना है, कैसे निकालें, आवेग निकालना है कैसे निकाले। सर आवेग निकालना है, बल के बारे में तो हमें नहीं पता, बल के बारे में नहीं पता सर, कैसे निकालेंगे। मैंने बोला अभी आवेग संवेग प्रमेय सिखाया था, आवेग संवेग प्रमेय सिखाया था। आपने बोला हाँ सर सिखाया था। क्या था आवेग संवेग प्रमेय, सर आवेग संवेग प्रमेय तो ये था, एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल, यही था। अंतिम वेग क्या हो रहा है देखो तो, वस्तु अंतिम वेग क्या हो रहा है, वस्तु रुक रही है, रुक रही है तो m कॉमन ले लेते हैं, 0 माइनस प्रारंभिक वेग कितना था, 15 था, 15 था सर, था या नहीं। तो जरा देखना क्या निकल के आया, m कितना है, 150 गुना 10 की घात -3 इंटू 15 है या नहीं, बताओ। मजा आया, समझ आया, एकदम आसान, कहीं दिक्कत नहीं, कहीं दिक्कत नहीं। 115 स्क्वायर कितना होता है, 15 गुणा 15 225 गुणा 10 की घात -2। 10 की घात -2 का मतलब कितना हुआ, बटा 100, बटा 100 का मतलब कितना हुआ, 2.25। यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर सेकेंड, सॉरी न्यूटन इंटू सेकेंड, या क्या हो सकती है, किलोग्राम गुणा मीटर बटा सेकेंड। बोलो कितना हलवा क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन तो हलवा नहीं था, लेकिन आपने जो तरीका बताया उससे क्वेश्चन हलवा हो गया। अरे एकदम कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन चाहे नीट का हो, चाहे जेईई का हो, चाहे एनसीईआरटी का हो, सारे क्वेश्चन, बस तरीका क्या पकड़ना है देख लो। अब आपसे क्या पूछा है, ध्यान दो, अब आपसे पूछा है कि औसत बल की भी गणना करो। सर इस बार बल पूछ लिया है तो बल पूछने क्यों घबराते हो, F इंटू टी लगा लो ना, F इंटू टी लगा लो ना। सर हाई आई कितना है, आई तो आपने निकाल लिया सर, ये लो सर, वेरी गुड। एफ निकालना है सर, समय कितना दिया है सर आपने, 0.05। तो एफ बराबर सर क्या कर दें, मैंने कहा 2.25 बटा 0.05, दोनों तरफ से उड़ा दो, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 एकम 5, ये लो न्यूटन, 44.1 न्यूटन निकल कर आ गया। बात समझ में आई, कितना आसान है या नहीं, बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, बल इंटू समय आवेग, संवेग में परिवर्तन आवेग, कुछ नहीं करना, 2 ही फॉर्मूले लगाने हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। मजा आया या नहीं भैया, एक क्वेश्चन और कराऊं, करा दूं, चलो एक क्वेश्चन और कराता हूं। चलो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है सर। क्या है, खतरनाक क्वेश्चन है वैसे तो, और वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है। 5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड के संवेग से गतिमान एक गेंद 45 डिग्री के कोण पर एक दीवार से टकराती है और उसी कोण से परावर्तित हो जाती है, तो संवेग में परिवर्तन की गणना करें। संवेग में क्या करना है, परिवर्तन की गणना। सबसे पहले ध्यान देना, संवेग में परिवर्तन का मतलब P फाइनल माइनस P इनिशियल, ये बात होती है सर।
सदिश राशि है सर, सही है सर। हाँ, क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रही है। एक दीवार है, हम खेलते ना कई बार खेलते ना ऐसे, ये दीवार है, ठीक है। इस दीवार पे क्या किया हमने, एक 5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड के वेग से संवेग से गतिमान एक गेंद 45 डिग्री कोण पे, ये मान लो 45 डिग्री के कोण पर ये वस्तु आ गई 45 डिग्री पर, और वापस उसी गेंद उसी वेग से उसी कोण से वापस चली जाती है। उसी कोण पर आई है, उसी कोण से चली गई है, वेग इसका समान है, यानी कि संवेग इसका समान है, दिशाएं अलग अलग हो सकती है। मान लो ये तुम्हारा P इनिशियल है और ये तुम्हारा P फाइनल है। क्वेश्चन के अंदर एक बात याद रखना, P इनिशियल का मान और P फाइनल का मान है बराबर, संवेग का मान बराबर है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब जो परिमाण है वो बराबर है, परिमाण वो बराबर है, दिशाएं अलग हो सकती है, क्योंकि सदिश राशि ना दिशाएं अलग हो सकती है। क्वेश्चन में अगर नहीं दिख रहा है तो ये देख लीजिए, मान लीजिए ऐसा ही क्वेश्चन है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को करना कैसे है, इस क्वेश्चन को करना कैसे। देखो, संवेग कैसी राशि है सर, सदिश राशि है, और सदिश राशियों के घटक बनाए जा सकते हैं। आपने बोला हाँ, मैंने कहा पहला घटक बनाओ, तो आपने बोला सर PI cos 45, और इसका एक घटक किधर बनेगा, इस दिशा में, थीटा के साथ वाला क्या लिखते हो, cos थीटा, P फाइनल cos 45। इसका एरो इधर बनाया है, क्योंकि देखो इसको जब घटक लोगे तो इसका एरो इधर आएगा, इसका जब घटक लोगे तो इसका जो एरो आएगा किधर आएगा, इधर आएगा या नहीं आएगा, आएगा। अच्छा, इसका ऊर्ध्वाधर घटक क्या लिखोगे, PI sin 45, और इसका भी ऊर्ध्वाधर घटक किधर लिखोगे, क्योंकि इसका जब ऊर्ध्वाधर घटक लोगे इसका भी एरो कहां आ जाएगा, P फाइनल sin 45। इसका मतलब संवेग के दो दिशाओं में घटक बन गए, एक क्षैतिज घटक बन गया और एक ऊर्ध्वाधर घटक बन गया। सदिश के अंदर हमेशा एक बात याद रखना, जब आप क्षैतिज की बात करते हो तो क्षैतिज को लिखोगे, जब आप ऊर्ध्वाधर की बात करते हो तो ऊर्ध्वाधर को लिखोगे। तो अगर मैं क्षैतिज ऊर्ध्वाधर की बात करूं, ऊर्ध्वाधर में संवेग परिवर्तन क्या लिखोगे, ऊर्ध्वाधर में संवेग परिवर्तन क्या लिखोगे, P फाइनल y डायरेक्शन में माइनस P इनिशियल भी कहां है, y डायरेक्शन में, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, फाइनल मोमेंटम किधर है, नीचे की तरफ, तो क्या लिखोगे, माइनस का PF sin 45, बोलो हाँ या ना। नीचे की दिशा को ऋणात्मक लिखते हैं, माइनस का j कैप होता है, ऊपर की दिशा को धनात्मक लिखते हैं, प्लस का j कैप होता है, माइनस। इनिशियल भी देखो, इनिशियल वाला भी किधर है, अगर प्रारंभिक वाला भी ऊर्ध्वाधर देखो किधर है, नीचे की ओर है, नीचे की ओर इसके साथ में कौन सा साइन आएगा, माइनस का आएगा या नहीं आएगा, ये नीचे की ओर है तो एक माइनस था, और इसका खुद का वापस माइनस कहां आएगा, नीचे की ओर आएगा या नहीं आएगा, आएगा सर, आएगा सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर है। अब मैंने पहले कह चुका हूं इन दोनों का परिमाण बराबर है, बराबर है, तो माइनस का P इसको बोल देता हूं sin 45, और इसको लिख दिया प्लस का P sin 45। क्या दोनों बराबर है, लेकिन एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और वर्टिकल दिशा में अर्थात ऊर्ध्वाधर दिशा में इसका मोमेंटम कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बताओ मुझे। बिल्कुल सर, हो जाएगा। सदिश का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आपको सदिश नहीं आ रहा है, सदिश के वीडियो बने हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, सदिश को सर्च कीजिए, क्वेश्चन को करिए, सीखिए किस तरीके से घटक लेना है, थीटा के साथ cos थीटा, थीटा के विपरीत sin थीटा, बस इतनी सी बात याद रखिएगा। अब चलिए क्षैतिज दिशा में देखते हैं, क्षैतिज दिशा में घटकों का संतुलन कैसे करेंगे। क्षैतिज दिशा में संवेग परिवर्तन देखते हैं, तो क्षैतिज दिशा में देखें तो PX फाइनल माइनस PX इनिशियल लिख देते हैं। फाइनल किधर है, इधर की तरफ, माइनस, क्योंकि ये वाली दिशा कैसी है, माइनस, ये वाली कैसी है, प्लस, ये प्लस का आई कैप है और ये माइनस का आई कैप है। देखो ये किधर जा रहा है, इधर की तरफ, तो माइनस का PF cos 45, क्या लिखेंगे, cos 45 माइनस इनिशियल किधर है, ध्यान देखो, इनिशियल इधर की तरफ है,
इनिशियल कहाँ है, प्रारंभिक वाला घटक देखो इधर की तरफ है और फाइनल वाला इधर की तरफ है, ये क्या लिखा जाएगा, पी आई कॉस 45। और पहले भी मैं कह चुका हूं कि पी आई और पी एफ बराबर हैं, तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो माइनस का पी कॉस 45 माइनस का पी कॉस 45, तो यहां पे बन के आ गया माइनस का 2p कॉस 45, और उत्तर यहां से आने वाला है माइनस का 2। p का मान दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है, 5। कॉस 45 कितना होता है, 1/√2। तो एक √2 से यहां से अगर मैं और अच्छे से लिख देता हूं, माइनस का √2, एक 2 कटेगा, √2 जाएगा, तो √2 इंटू 5 यानी कि माइनस का 5√2, और ये संवेग में परिवर्तन है तो न्यूटन इंटू सेकेंड आप लिख सकते हो। ये मेरा उत्तर आ चुका है। कैसे कटाया, इस 2 और √2 को कैसे काटा है चेक कर लेते हैं, बता देता हूं। 2 इंटू √2, 2 को मैं लिख सकता हूं √2 गुणा √2, और इसको लिख सकता हूं √2 से √2 गया, भाई इस 2 को मैं √2 गुणा √2 लिख रहा हूं, और एक √2 था तो √2 से एक √2 गया तो एक √2 बचा, ये मेरा उत्तर आ गया। दिशा कैसी आ गई, माइनस। माइनस यानी कि दीवार द्वारा गेंद को आरोपित आवेग किधर की तरफ है, कौन सी दिशा में है, दीवार किधर देगी इसको आवेग, इस दिशा में देगी, इसीलिए क्या है ये माइनस। अगर गेंद द्वारा आरोपित आवेग बोलता तो गेंद किधर देगा, इस दिशा में। ये वाली दिशा कौन सी है, धनात्मक, ये वाली दिशा कौन सी है, ऋणात्मक। बस इतनी सी बात याद रखिएगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी है। कोई भी तरह की दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, आइए हम एक और ये वाला ग्राफ देखते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, एक बल्ले से लगी बेसबॉल के लिए अनुमानित बल समय ग्राफ दिखाया गया है, तो निम्न को निर्धारित करो। इस बार देखो ग्राफ दे दिया, मैंने आपको क्या बोला था, ग्राफ दे देगा तो क्या करना है, एफ और टी ग्राफ का क्या निकालना है, आपको एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। आवेग निकालने के तरीके बता चुका हूं, एफ और टी का कैसा होगा, संवेग में परिवर्तन होता तो कैसा निकलेगा। और इस बार ग्राफ दे दिया है, आरेख दे दिया है, और आरेख अगर दे दिया है तो मैंने क्या सिखाया था, मैंने ये सिखाया था जब भी आरेख आ जाए तो बल व समय वक्र का क्षेत्रफल, बल व समय वक्र का क्षेत्रफल, वक्र का क्षेत्रफल आवेग को दर्शाएगा। बल व समय वक्र का क्षेत्रफल किसको दर्शाएगा, आवेग को दर्शाएगा। खत्म, खत्म, खेल खत्म सर। ये कैसे, देखो देखो देखो, पहला, एक बल्ले से लगी बेसबॉल के लिए अनुमानित बल समय ग्राफ दिखाया गया। बल समय ग्राफ आपके सामने पड़ा है। गेंद को आरोपित आवेग, गेंद को आरोपित आवेग, आवेग निकालना है। बल समय वक्र का क्षेत्रफल, बल समय वक्र का क्षेत्रफल, ये देखो बल समय वक्र का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कौन सा, जो ये बनाया गया है ना, ये वाला क्षेत्रफल देखना है, ये वाला क्षेत्रफल देखना, ये वाला, देखो इस क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं। त्रिभुज कौन सा दिख रहा है, ये वाला, ये क्षेत्रफल निकाल लो। और ये क्षेत्रफल क्या है, बल, ये देखो बल और समय वक्र के अंतर्गत यही क्षेत्रफल है या नहीं है, क्या यही क्षेत्रफल घिरा हुआ है या नहीं है, क्षेत्रफल इतना ही घिरा हुआ है। देखो जितना ट्राइंगल बन रहा है, जितना त्रिभुज बन रहा है, तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, एकदम आसान। 1/2 आधार कितना है, आधार देखो त्रिभुज के लिए आधार कितना लिखा जाएगा, 1 से चालू हुआ है, 2.5 पे खत्म हुआ है, कितना हो गया, 2.5 में से 1 को माइनस करो, कितना बचेगा, 1.5 बचेगा या नहीं बचेगा। तो आधार कितना निकल के आ गया, 1.5। ऊंचाई कितनी है इसकी, ध्यान देखो, ऊंचाई 0 से लेके कहां तक जा रहे हो, 18,000 तक सर, 18,000 तक जा रहे हैं सर, 18,000 तक जा रहे हैं। ठीक है सर, हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है सर, हलवा कैसे सर, हलवा ही है सर। देखो ना क्या किया, बस इतना तो हम कर सकते हैं सर, इतना तो हम कर सकते हैं। तो 15 इंटू 900, 15 नमा 135, 15 नमा 135, 13,500, 13,500 न्यूटन गुणा सेकेंड या किलोग्राम गुणा मीटर पर सेकेंड, कुछ भी लिख सकते हो, दोनों आंसर सही।
निकल के आया नहीं आया? कहीं दिक्कत है बोलो। कहीं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है? 0 से चल के कहां तक है? 18,000 तक। आधार कितना है? क्षेत्रफल देखो, इस क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं, इस क्षेत्रफल की ना, क्योंकि त्रिभुज इतने में तो है, बाकी में तो कोई त्रिभुज है ही नहीं, बाकी कोई क्षेत्रफल घिरा हुआ नहीं है। 2.5 - 1। ठीक है। दूसरा, गेंद पर आरोपित बल। अरे सर ये क्या आया? गेंद पर आरोपित बल। सर बल निकालना है, आपने तो बताया था ना कि जब बल निकालना है तो F×T वाला सूत्र यूज कर लो, F×T वाला सूत्र यूज कर लो। मैंने कहा हाँ बताया था। तो आपने बोला सर आई का मान तो हम निकाल चुके हैं। मैंने कहा कितना? आपने बोला सर ये क्या किया आपने, इतनी मेहनत क्यों करी? अभी ये निकाला है ना आपने आई का मान, बराबर F का मान निकालना है। T कितना है? कितने समय के लिए? समय उतना ही है, 1.5। तो F का मान जरा देखो तो 13,500 बटा 1.5। ये जो बल निकलता है औसत बल निकलता है, ये जो बल निकलता है इस पूरे का औसत बल निकलता है। कोई मुझे ये बोलेगा सर बल तो 18,000 लगा था, अरे नहीं, बल देखो ध्यान से देखो तो बल 0 से लेके 18,000 तक गया है, 18,000 से वापस क्या है? 0 पे आया है। तो हम यहाँ पे जो बल लिखेंगे ना वो हम औसत बल की बात करते हैं। गेंद पर आरोपित बल, या इसको आप बोल सकते हो औसत बल। औसत बल बोलना, जब भी क्वेश्चन आएगा तो औसत बल निकालते हैं हम लोग। क्या निकालते हैं? औसत बल। क्योंकि मैंने बोला था कि आवेग जब भी निकालते हो तो बल लगता है छोटे से समय अंतराल में बहुत बड़ा बल लगता है, और उस बहुत बड़े बल को हम एक साथ निकाल नहीं सकते, टुकड़ों टुकड़ों में जोड़ते। कैसे निकालते हैं? टुकड़ों टुकड़ों में, यानी कि हम औसत मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं? औसत मान निकालते हैं। ठीक है, ये लो यहां से 0 उड़ाया, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 7 35, और ये हो गया 27,000। 27,000 बटा 3, 27,000 बटा 3 कितना आया? 9,000 न्यूटन आ गया सर। ये औसत बल निकलता है, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि एक साथ में इतना सारा बल हम गुणा कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम औसत बल की बात करते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो बल 0 से कहां गया? 18,000, 18,000 से वापस कहां गया? 0। तो औसत बल निकालना है। हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अधिकतम बल पूछा हो, बताओ अधिकतम बल कितना लग रहा है, अगर ये पूछ लेना अधिकतम बल या न्यूनतम बल, देखो न्यूनतम बल तो कहां से स्टार्ट हुआ? 0 से। न्यूनतम बल तो कहां से स्टार्ट हुआ? 0 से। अधिकतम बल कहां पे गया? अधिकतम बल कहां पे गया? देखो तो अधिकतम बल कहां तक गया? 18,000 तक। तो अधिकतम बल तो कितना लगेगा? 18,000 न्यूटन। पूछा है कैसे क्वेश्चन, देख लेते हैं। हाँ, गेंद पर लगने वाला अधिकतम बल, अधिकतम बल कितना लगाओगे? 18,000 न्यूटन लगाओगे। कितना लगाओगे? 18,000 न्यूटन लगाओगे। ठीक है, गेंद पर अधिकतम बल कितना लगाओगे? 18,000 न्यूटन लगाओगे। न्यूनतम बल कितना लगाओगे? 0 लगाओगे। औसत बल कितना लगाओगे? इस क्वेश्चन में पूछने का मतलब था औसत बल। क्या पूछने का मतलब था? औसत बल। लिखा नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा हमेशा औसत बल की हम बात करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को, इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। मैंने हर वैरायटी के क्वेश्चन करा दिए हैं। चाहे अब आपके पास कोई भी बुक पड़ी है, चाहे एनसीईआरटी बुक पड़ी है, चाहे कोई और बुक पड़ी है, आप क्वेश्चन निकालिए, आवेग के क्वेश्चन करिए। हर क्वेश्चन आपसे होंगे, चुटकियों में होंगे। आपको कोई समस्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट में डालिए, आपकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। अगर आपसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को हम लेंगे यहाँ पर ऑनलाइन क्लासरूम में लेंगे और सारी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।